राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेज में आज हम पढ़ेंगे राजनीति विज्ञान और राजनीति विज्ञान में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन जो पाठ है वो पढ़ेंगे। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन आपके पाठ्यक्रम में इकाई 4 में शामिल है। इकाई 4 और इकाई 4 में इसके लगभग 5 टॉपिक है इसमें, जिसमें से पहला टॉपिक अपन ने पढ़ लिया। इसका दूसरा टॉपिक है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, इसके बहुत सारे टॉपिक, थोड़ा बड़ा पाठ है, तो इस पाठ में से अधिक सवाल आने के चांसेस है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। आप सभी की सुविधा के लिए 9610208295 इन पर आपके ग्रुप भी बनाया गया है और इस ग्रुप पर आप हिंदी कंपलसरी और हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल और इसके अलावा इंग्लिश, इन चारों विषयों से संबंधित आप अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं। आप अधिक से अधिक इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर जो एग्जाम से संबंधित सामग्री है वो डाली जाती है और वो आपको समय पर प्राप्त हो जाए। आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप ऐड हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर डेली कक्षाएं हैं वो अपलोड की जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बहुत अच्छा सिद्ध होगा और ये पाठ जो है वो आपके संशोधित पाठ्यक्रम जो अभी भी संशोधित हुआ है उस संशोधित पाठ्यक्रम में भी आपके ये पाठ है, पाठ्यक्रम में है। तो आप अधिक से अधिक इसको पढ़ें ताकि आपके लिए परीक्षा में कोई भी प्रश्न है वो इस पाठ से संबंधित नहीं छूटे और आप अच्छी तरह से कर पाए। देखिए, चलते हैं अपन पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन पाठ पर और देखते हैं कि इस पाठ में क्या क्या टॉपिक है और किस प्रकार आपको याद करना है। तो आप ध्यान पूर्वक देखें। आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को इस प्रकार यानी लैंडस्केप में करके देखें ताकि अक्षर भी बड़े दिखें और साइलेंट स्टडी करना बहुत जरूरी है, ध्यान पूर्वक पढ़ना जरूरी है। एक बार दो बार जब भी आप इस पाठ को देख लेंगे तो मैं समझता हूं कि इस पाठ से संबंधित सारे प्रश्न है वो आपको आ जाएंगे, आप हल कर लेंगे। जब भी कोर्स हो जाएगा, कोर्स होने के पश्चात इसमें से मॉडल पेपर और अन्य जो मुख्य प्रश्न है वो भी अपलोड किए जाएंगे। समय समय पर परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार की सामग्रियां आपको प्रेषित करने का प्रयास किया जाएगा। आप मेरे साथ बने रहें। तो आइए चलते हैं अपने पाठ पर। देखिए, आपके है पर्यावरण व प्राकृतिक संसाधन। जैसे आप इसमें समझ गए होंगे कि ये पाठ क्या है। पर्यावरण, परि प्लस आवरण, हमारे आसपास का जो हमारे चारों ओर का जो वायुमंडल है, और इसके लिए जो प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है वो पर्यावरण को कितना अच्छा रखते हैं, इसके साथ हम क्या छेड़छाड़ करते हैं, उसके संबंध में ये पाठ है। तो कहा जाता है कि माता भूमि पुत्रों पृथिव्या, अर्थात धरती हमारी माता है, हम सब उसके पुत्र हैं। मानवीय जीवन के आरंभ से ही मनुष्य और पर्यावरण में आपसी संबंध बना हुआ है। मनुष्य का जीवन प्रकृति पर निर्भर करता है, बिल्कुल सही है। अतः उसके अस्तित्व के लिए प्राकृतिक परिवेश अनिवार्य है। मनुष्य का अस्तित्व जो है प्रकृति के साथ मिले रहने से ही है। भारतीय संस्कृति में प्रकृति को मां कहा गया है। पृथ्वी माता के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड के जीवों का पालन पोषण करती है, अतः इसका संरक्षण करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। पृथ्वी हमारी मां के समान है, हमारा पालन पोषण करती है, हमारा संरक्षण करती है, तो इसका संरक्षण करना और इसकी सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। भारतीय समाज आदिकाल से पर्यावरण संरक्षक की भूमिका निभाता रहा है। जैन धर्म में अहिंसा को परम धर्म, अहिंसा परमो धर्म कहा गया है और उसमें जीव संरक्षण को आवश्यक बताया गया। जैन धर्म में आप जानते हैं कि जैन धर्म में अहिंसा का सर्वाधिक पालन किया जाता है। राजस्थान के बिश्नोई संप्रदाय जो 20+9 यानी बिश्नोई का अर्थ होता है 20+9
इनके जो नियम है उन नियमों को मानने वाले अर्थात उन सूत्रों को मानने वाले बिश्नोई कहलाते हैं। ये सूत्र प्रकृति संरक्षण हेतु बहुमूल्य नियम है। इसमें जो उनके जो 29 नियम है उनमें सर्वाधिक जो है प्रकृति से संबंधित है, प्रकृति के संरक्षण से संबंधित है। 21 सितंबर 1730 को राजस्थान के खेजड़ली गांव में बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति यह कहकर दी थी कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। यहाँ पर यह आ सकता है कि सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान पंक्ति से क्या उद्देश्य है? पंक्ति का क्या उद्देश्य? इस पंक्ति का उद्देश्य यही है कि खेजड़ली गांव में 21 सितंबर 1730 को बिश्नोई समाज के 363 लोगों ने अमृता देवी के साथ और उनके नेतृत्व में खेजड़ली वृक्षों की रक्षा हेतु अपने प्राण अर्पित कर दिए थे। तभी ये कहा जाता है, यानी उन सभी ने एक ही मंत्र देखा था कि अगर हमारे मस्तिष्क कट जाएं और फिर भी हमारे यदि वृक्ष रह जाते हैं तो भी हमें यही जानना चाहिए कि बहुत सस्ते हैं। हमारे सिर के बदले अगर वृक्ष जीवित रहता है तब भी हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? वर्तमान में मनुष्य प्रगति की ओर उन्मुख है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विज्ञान के साथ बढ़ रहा है। आज हम देखते हैं कि आए दिन विज्ञान का कोई न कोई आविष्कार नया है। जैसा कि आज हम ये ऑनलाइन अध्ययन कर रहे हैं, ये भी एक विज्ञान का चमत्कार ही है। घर बैठे आप यानी संपूर्ण विश्व में कहीं पर भी आप बैठे बैठे इस पाठ का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये विज्ञान का है, तो विज्ञान प्रगति के और उन्मुख हैं, लेकिन वे प्रतिदिन वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में उन्नति कर विकास की ओर आगे बढ़ता रहा है। दूसरी ओर यही विकास की गति हमारे लिए कष्टकारी सिद्ध हो रही है। ये जो विकास है, ये विकास की गति हमारे लिए थोड़ा दुखदायी भी है। इसका कारण क्या है? इसके कारण हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि विज्ञान के नए नए प्रयोग, उनका प्रयोग करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार के घटक चाहिए और उन घटकों को प्राप्त करने के लिए या तो हमें प्रकृति का दोहन करना पड़ता है, या किसी प्रकार के कोई विषैली चीजों को मिलाकर के, और उनका जो असर है वो प्रकृति पर विपरीत पड़ता है। जैसे वनों की कटाई है, वनस्पति व जीवकोश के संबंधों में कमी है, औद्योगिकरण है, शहरीकरण में वृद्धि है, तकनीकी का अप्रत्याशित प्रसार है, जनसंख्या विस्फोट है, परमाणु भट्टियों में पैदा होने वाले रेडियोधर्मी ईंधन की राख है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भी पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पर्यावरण प्रदूषण के घटक कौन कौन से? वनों की कटाई, वनस्पति जीवों संबंध में कमी, अर्थात वनस्पति और जीव जो है इनके संबंध में कमी आ गई है। अर्थात जैसे वनों को काटा जा रहा है, जीवों को मारा जा रहा है, जिससे प्रकृति का ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लोग शहरों की तरफ ज्यादा वृद्धि कर रहे हैं, तकनीकी का बहुत अधिक प्रसार हो रहा है, जनसंख्या अधिक बढ़ रही है, परमाणु भट्टियों में जो रेडियोधर्मी ईंधन निकलते हैं उनकी राख है वो भी हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से भी जो पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो ये 4-5 कारण, इनको आप अवश्य ध्यान में रखें। प्रकृति के दोहन के कारण जो स्थितियां उत्पन्न हो रही है उसमें प्रकृति कब तक मनुष्य का साथ दे पाएगी, ये अनुमान लगाना कठिन नहीं है। जब हम प्रकृति के साथ इस प्रकार का की छेड़छाड़ करेंगे, प्रकृति का दोहन करेंगे, अनुचित दोहन करेंगे, तो प्रकृति हमारा साथ लंबे समय तक नहीं देगी। धरती का तापमान निरंतर बढ़ते रहने से ग्लोबल वार्मिंग आज विश्व के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती है। धरती का तापमान बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है? यानी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी की जो गर्मी है, उष्णता है, वो बढ़ रही है, और जिससे ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ गया है। वैश्विक जो उष्णता है उसका खतरा बढ़ गया है। एक और जहां दुनिया की आबादी बढ़ रही है, दूसरी ओर आबादी बढ़ने से कृषि योग्य भूमि का न केवल क्षेत्र कम होता जा रहा है बल्कि मृदा की उर्वरा शक्ति भी कम हो रही है। आबादी बढ़ रही है, जिससे भूमि है वो आवासों में बदल रही है। जो खेती करने वाली भूमि थी वहां पर घर बन गए हैं, और घर बन गए हैं जिससे जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन जमीन नहीं बढ़ रही है। पशुओं हेतु चारागाहों की कमी से दूध उत्पादन प्रभावित हो रहा है। कृषि उत्पादन में कमी से बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न उपलब्ध करवा पाना सभी देशों की सरकारों के समक्ष मुख्य चुनौती है। कृषि उत्पादन में कमी है और जनसंख्या बढ़ रही है, तो इसके लिए खाद्यान्न कहां से आएगा, उनके लिए भोजन और अनाज कहां से आएगा,
और संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट जो 2016 में हुई थी, उसके अनुसार विकासशील देशों की 1 अरब 20 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता है। विकासशील देश, अपना भारत भी विकासशील देशों में ही है। भारत जो है ये भी विकासशील देशों में, इनमें से 1 अरब 20 करोड़ जनता जो है उन्हें गंदा पानी पीना पड़ता है, अर्थात अस्वच्छ पानी पीना पड़ता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, वो पानी पीना पड़ता है। तो कितनी दुविधा है ये। अब देखिए पर्यावरण प्रदूषण है क्या। पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। छोटी सी परिभाषा है, पर्यावरण का दूषित होना ही पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। पर्यावरण के मुख्य अंग जो है उनमें बाहरी पदार्थों का एक सीमा से अधिक मात्रा में मिश्रित हो जाना, जीव, वनस्पति या पर्यावरण के अवयवों के लिए हानिकारक हो जाए, पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। ये आप परिभाषा याद कर लें कि पर्यावरण के जो मुख्य अंग हैं उनमें बाहरी पदार्थों का एक सीमा से अधिक मात्रा में मिश्रित हो जाना, जिससे जीव, वनस्पति, पर्यावरण इनके लिए हानिकारक हो जाता है, तो वो पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है। और ये पर्यावरण प्रदूषण कौन कौन सा है? सबसे पहला है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण क्या? देखिए, मानव को प्रकृति प्रदत्त एक निःशुल्क उपहार मिला है और वो है वायु। इसकी कोई शुल्क नहीं लगता, इसका कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री है। यह उपहार सभी जीवों का आधार है, हवा के बिना कुछ नहीं है। मानव बिना भोजन और बिना जल के कुछ समय भले ही व्यतीत कर ले, परंतु बिना वायु के 10 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। अगर वायु नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि वो 10 मिनट भी जीवित नहीं रह सकेगा। और यह बहुत ही चिंता का विषय है। क्या चिंता का विषय है? कि प्रकृति प्रदत्त जो जीवनदायिनी वायु है वो विषैली होती जा रही है। हमारी जो ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन के सारे जीवित रहते हैं, ये ऑक्सीजन विषैली होती जा रही है, जिसके कारण क्या है? ऑक्सीजन, हवा का प्रदूषण, जिससे सबसे बड़ी बात है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव, यानी मानव में आज विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां फैल रही है वो वायु प्रदूषण का एक मेन कारण है। विभिन्न वायु प्रदूषक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। वायुमंडल में इन विषाक्त गैसों की उपस्थिति के कारण स्मोग का निर्माण होता है, और स्मोग यानी जो धुआं ऊपर उसका निर्माण होता है। जैसे लंदन और लॉस एंजलिस में स्मोग निर्माण से अनेक लोगों की मृत्यु हो चुकी है। हमारे देश में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनाइड जो 1984 की घटना है, गैस रिसाव होने से हजारों लोग मौत और विकलांगता के शिकार हो गए थे। यानी मिथाइल आइस, जैसे भोपाल की जो घटना थी उसमें कार्बाइड की फैक्ट्री थी, उसमें से कौन सी गैस निकली थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिससे हजारों लोग मृत्यु के शिकार हो गए थे। ओजोन परत पर प्रभाव वायु प्रदूषण से। हमारे वायुमंडल के भीतर ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर स्तर में 11 से 35 किलोमीटर ऊंचाई तक घने आवरण के रूप में प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर हवा में 3000 बिलियन अणु पाए जाते हैं। प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर हवा में 3000 अणु पाए जाते हैं। ओजोन की परत सूर्य से आने वाली घातक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित और परावर्तित कर पृथ्वी की रक्षा करती है। इसी कारण ओजोन परत को सुरक्षा का कवच कहा जाता है। अब प्रश्न आ जाता है कि ओजोन परत को सुरक्षा का कवच कैसे कहा जाता है? तो आप क्या उत्तर देंगे? कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित और परावर्तित कर पृथ्वी की रक्षा करती है, इस कारण से ओजोन परत को सुरक्षा कवच कहा जाता है। और यहाँ पर ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से होता है। प्रयोगों द्वारा यह सत्यापित हो गया है कि CFC जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु स्ट्रेटोस्फीयर में 1 लाख ओजोन अणुओं को नष्ट करता है। इसका तो एक अणु, CFC का एक अणु, और ओजोन का लाख अणु यानी समाप्त हो जाते हैं, लाखों अणुओं को समाप्त कर देता है। कितनी घातक ये गैस है। अंटार्कटिका और दक्षिण ध्रुव पर पाया जाने वाला ओजोन छिद्र, आपसे पूछा जाए कि ओजोन छिद्र कहाँ है? अंटार्कटिका और दक्षिण ध्रुव पर। छिद्र किसी क्षेत्र विशेष को नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करता है। ओजोन परत की क्षति भयंकर दुष्परिणाम है। अनुमान है कि ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले पदार्थों का प्रयोग मुख्यतः रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, प्लास्टिक फोम, अग्निशमन यंत्र, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्वेंट इनके रूप में हो रहा है। ये जनक है किसके? यानी इसके हानि पहुंचाने वाले जो पराबैंगनी किरणों को जन्म देने वाले रेफ्रिजरेटर है,
ये भी ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाले जो पदार्थ है उनका प्रयोग रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, प्लास्टिक फोम, अग्निशमन, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्वेंट इनमें होता है। ओजोन परत की रक्षा हेतु प्रभावी कदम उठाने के लिए 2 मई 1989 में विश्व के 80 राष्ट्रों ने अपनी सहमति दी थी। कितने? 2 मई 1989 को। और 1990 में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी और उस बैठक में तय हुआ था कि विकसित देश जो है वो 2000 ईस्वी तक सीएफसी का उत्पादन पूर्णतः बंद कर देंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्पादन ही बंद कर देंगे 2000 ईस्वी तक। ये 1990 में एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक हुई थी और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया था। विकासशील देशों को इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 10 वर्ष की छूट दी गई। विकासशील देश है वो 2010 तक, भाई 2010 तक तो उनको भी पूर्णतः इस पर बैन लगा देना है। ये उस जो फैसला था, जो बैठक थी, उसमें लिया गया। ओजोन परत में छिद्र के व्यास को देखकर शीघ्र संपूर्ण विश्व में सीएफसी के उत्पादन पर रोक लगाना आवश्यक हो गया है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसके उत्पादन पर रोक लगाना आवश्यक हो गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो संधि है दिनांक 16 सितंबर 1987 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 16 सितंबर 1987, 16/9/87। और विश्व जनमत का ध्यान आकृष्ट करने के लिए 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण, आपके प्रश्न आ सकता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है पृथ्वी की जो आंतरिक उष्णता बढ़ती है, इसकी जो वार्मिंग होती है, उसी के कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। ग्रीन हाउस गैसों से वातावरण वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए देखिए सबसे पहली बात, वायु प्रदूषण को कैसे रोका जाए? अधिकाधिक वृक्षारोपण किया जाए, एक सबसे बड़ी बात, अधिकाधिक वृक्षारोपण। औद्योगिक इकाइयों के साथ वायु शुद्धिकरण यंत्र अवश्य लगाए जाएं, वायु शुद्धिकरण यंत्र लगाया जाना है। औद्योगिक चिमनियों की ऊंचाई पर्याप्त होनी चाहिए ताकि आसपास से में कम वातावरण प्रदूषित हो। औद्योगिक इकाइयां जो है, चिमनियां हैं, उनकी चिमनियां ऊंचाई पर लगाई जाए ताकि आसपास का वातावरण बहुत कम प्रदूषित हो। पेट्रोल कारों में कैटालिक कन्वर्टर लगाने से वायु, कैटालिक कन्वर्टर जो क्या होता है कि उनसे निकलने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड या जहरीली जो गैसें होती है, काफी हद तक वह उन्हें कंट्रोल कर सकता है। घरों में धुआं रहित ईंधनों को बढ़ावा देना चाहिए। धुआं रहित ईंधन, जीवाश्म ईंधन को वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं। इनका प्रयोग कुछ कम करके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करना है। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग कम करना है। अब दूसरी बात, ये तो पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण। दूसरा है जल प्रदूषण। वायु प्रदूषित है, जल प्रदूषित है, तो जल में क्या है? जल में ठोस कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ से रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा और सीवेज से निकला हुआ पानी मिलने से जल प्रदूषित होता है। एक तो कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ मिल जाते हैं, रेडियो एक्टिव तत्व मिल जाते हैं, उद्योगों से निकलने वाला जो कचरा होता है वो भी क्या होता है कि नदियों में फेंक दिया जाता है। सीवेज से जो निकलता है पानी वो भी जल में मिल जाता है। इससे जल है वो पूर्णतः प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण में कारण क्या क्या है? उद्योगों से निकलने वाला कचरा जैसे मरकरी है, कैडमियम है, लेड है, ये निकलता है और ये पानी में मिल जाता है। आगे देखिए, दूसरा है सीवेज के जल, जिसमें कई जीवाणु, हानिकारक पदार्थ जैसे यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, और वो पानी में मिल जाता है, जिससे जल प्रदूषित होता है। तीसरा जल प्रदूषण का कारण है नाइट्रेट और फॉस्फेट लवण, साधारणतया खेत में उर्वरक के रूप में काम में लिए जाते हैं। नाइट्रेट और फॉस्फेट खेतों में डाले जाते हैं उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में। और यह लवण वर्षा में मिट्टी के साथ मिलकर जल को प्रदूषित, जब बरसात होती है तो ये मिट्टी को प्रदूषित कर देता है, मिट्टी में प्रदूषित कर देता है। जैसे एक और भी है, जैसे कच्चा पेट्रोल कुओं से निकलते समय या जो समुद्र में मिल जाता है, कच्चा पेट्रोल कुओं से निकालते समय वो क्या होता है, समुद्र में चला जाता है, जिससे जल बुरी तरह प्रदूषित हो जाता है। कीटनाशी रसायनों के फसलों पर छिड़काव, जैसे आज हम आम जो फसलें बोते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे जितनी भी अपनी बाजरा की फसल बोई है,
मूंग है, ग्वार है, जितने भी जैसे ये गेहूं है या खाद्यान्न है या तिलहन है, जितने भी जो फसलें बोई जाती है, उन फसलों पर अधिक उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के उर्वरकों का छिड़काव किया जाता है, जो हमारे लिए एक जहर है। उससे जो फसल तैयार होती है वो खाने में उपयुक्त नहीं होती है। इसी कारण आए दिन आज कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां फैलने का एक सबसे बड़ा कारण है कि कीटनाशी रसायनों का फसलों पर छिड़काव करते हैं, और ये छिड़काव क्या होते हैं कि उससे पृथ्वी में मिल जाते हैं और वर्षा के जल में घुलकर स्रोतों को प्रदूषित कर देते हैं। यानी इससे जल तो प्रदूषित होता ही है, इसके साथ साथ हमारी जो फसल होती है वो भी प्रदूषित हो जाती है, और वो फसल जब हम खाते हैं तो इसका अर्थ है कि हम जहर खा रहे हैं। जल प्रदूषण का प्रभाव क्या क्या देखिए, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाली बीमारियों का मुख्य कारण प्रदूषित जल है, जैसे अतिसार है, पेसेज है, हैजा है, पेचिस हैजा है, टाइफाइड है। ये दूषित जल के प्रयोग से होते हैं। दूषित जल का प्रयोग पीने से ही टाइफाइड होता है। जल में घातक रसायनों के मिलने से और इनसे उत्पन्न होने वाले जहरीले प्रभाव के कारण जल में रहने वाले जीव जंतुओं की मौत हो जाती है। जल में जब घातक रसायन आ जाता है तो क्या होता है कि घातक रसायनों से उसमें जो जानवर होते हैं वो जानवर मर जाते हैं, और वो जानवर जब पानी में मर जाते हैं उनके मरने से सड़ांध पैदा होती है। उनके मरने से विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती है जिससे जल दूषित होता है, और वही जल मनुष्य पीना शुरू कर देता है, पी लेता है। तो इसका मतलब है कि सीधे सीधे वो जहर को पीता है। औद्योगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न रासायनिक पदार्थ CFC जैसे क्लोरीन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जस्ता है, शीशा है, निकिल है, पारा है आदि विषैले पदार्थों से युक्त होते हैं। उद्योगों में ये जो है ये सारे विषैले पदार्थ है, और ये जब जल में मिलते हैं तो जल बहुत ही प्रदूषित हो जाता है। यदि जल पीने के माध्यम से अथवा इस जल में पलने वाली मछलियों को खाने से मनुष्य के शरीर में पहुंच जाए तो गंभीर बीमारियों का कारण बन जाता है। जैसे मछलियां होती है, मछलियों में को कीटनाशी पदार्थ डाले जाते हैं, वो मछलियां खाती है, और वही मछलियां जब मनुष्य खा लेता है तो आदमी बहुत अधिक जहरीला हो जाता है, और आदमी के लिए बहुत घातक बीमारियां फैल जाती है, जिसमें कौन कौन सी, जैसे अंधापन है, शरीर के अंगों में लकवा होना है, सांस की शिकायत है, बहुत सारे विकार है वो हो जाते हैं। जब ये जल कपड़े धोने अथवा नहाने के लिए नियमित प्रयोग में लाया जाता है तो त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। दूषित जल को यदि हम कपड़े धोते हैं दूषित जल से या हम नहाते हैं तो हमारे लिए जो स्किन डिजीज है अर्थात चमड़ी की जो बीमारियां हैं वो फैलने का कारण भी यही होता है। अगर एक जल प्रदूषण है तो इसको रोकने का उपाय क्या है? ध्यान रखेंगे कि अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को रोका जाना चाहिए और उसके स्थान पर कार्बनिक खादों का प्रयोग किया जाना चाहिए। रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया है, DAP है, ये नहीं डाले जाए, कंपोस्ट खाद खेतों में डाली जाए। रासायनिक साबुनों के बढ़ते प्रयोग को कम किया जाना चाहिए। उद्योगों के कचरे को नदियों में मिलाने से उसमें उपस्थित कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को नष्ट कर देना, मतलब इसमें उद्योगों से जो कचरा निकलता है वो नदियों तक नहीं पहुंचे, जलाशय तक नहीं पहुंचे। रेडियोएक्टिव पदार्थ अस्पतालों और रासायनिक प्रयोगशालाओं के कूड़े को जल में मिलाने के स्थान पर उसे जमीन में गाड़ देना चाहिए। रेडियोएक्टिव पदार्थ होता है, अस्पताल है, रासायनिक प्रयोगशाला, उनसे जो कूड़ा करकट निकलता है उसे जल में नहीं बहाया जाए, उसे जमीन में गाड़ दिया जाना चाहिए, जिससे मृदा प्रदूषण, वर्षा से भूमि की संरचना का विवरण, दिन प्रतिदिन उर्वरकों का प्रयोग, दिन प्रतिदिन हम जो यूरिया का प्रयोग करते हैं या केमिकल खादों का प्रयोग करते हैं, चूहे मारने की जो दवा है, फसलों में जो कीटनाशक है, खरपतवारनाशी रसायनों का छिड़काव है, इन रासायनिक उर्वरकों से मृदा प्रदूषण हो जाती है, इनको कम किया जाए। ये मृदा जल प्रदूषण को रोकने का उपाय भी है। मृदा प्रदूषण का कारण क्या है? देखिए, मृदा प्रदूषण सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा से क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, जिससे अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा भूमि की उर्वरता को नष्ट कर देती है। सबसे बड़ी बात तो है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैसों का मिलना। दूसरी बात है, कई उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया, कैल्शियम साइनाइड, अमोनियम नाइट्रेट और कैल्शियम सुपरफॉस्फेट
का लगातार प्रयोग करने से मृदा में अम्लीयता और लवणीयता के दोष उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा पॉलीथीन द्वारा प्रदूषण होता है। पॉलीथीन द्वारा प्रदूषण में देखिए, कम मूल्य, सहज रूप से सुलभ होने व अन्य उपयोगी होने के कारण पॉलीथीन का प्रयोग अत्यंत तेजी से बढ़ रहा है। पॉलीथीन द्वारा प्रदूषण को समझाइए, आ सकता है प्रश्न। कागज के थैले, कुल्हड़ों, कागज की प्लेटों का चलन पॉलीथीन के बढ़ते प्रयोग के कारण समाप्त हो गया है। कागज की प्लेटों को कोई नहीं लेता क्योंकि ये सहज है और कम मूल्य पर भी मिलता है। पॉलीथीन की बढ़ती लोकप्रियता व प्रयोग के कारण समाज व पर्यावरण के समक्ष नई समस्याएं व चुनौतियां उत्पन्न हो रही है। इसका मुख्य कारण पॉलीथीन का अपघटन न होना है। पॉलीथीन के अपघटन न होने से शहरों, गांव, यहां तक कि दुर्गम वन क्षेत्रों में भी प्रयोग के पश्चात फेंके गए पॉलीथीन का ढेर बहुत लंबे समय तक वहां पड़ा रहता है और इसके कारण होने वाली समस्याएं देखिए, लंबे समय तक जब वो पड़ा रहता है तो क्या क्या समस्याएं हो जाती है। प्लास्टिक थैले में मुख्यतः जाइलिन, एथिलीन ऑक्साइड और बेंजीन का प्रयोग होता है और ये सभी टॉक्सिक रसायन है जो मानव स्वास्थ्य के लिए घातक है। सबसे बड़ी बात है कि टॉक्सिक रसायनों का प्रयोग होता है इनमें और ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक घातक होता है। भूमि पर प्लास्टिक इकट्ठा होने पर लंबे समय तक विच्छेदित नहीं होती है, गलती नहीं है। प्लास्टिक जो है वो लंबे समय तक गलती नहीं है। प्लास्टिक से भरे स्थान पर पौधे नहीं उगते हैं। जहां पर प्लास्टिक रह जाता है उस स्थान पर पौधे नहीं उगते हैं और पौधे नहीं उगते हैं और ये भूमि की जो उर्वरा शक्ति होती है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। प्लास्टिक के थैले में फेंकी हुई खाद्य सामग्री को खाकर गाय, बंदर और अन्य जीव तड़प तड़प कर मर जाते हैं। नदियों या समुद्रों के किनारे फेंकी गई पॉलीथीन थैली को खाकर मछलियां, डॉल्फिन, कछुए आदि समुद्री जीव मर जाते हैं। बिल्कुल सरल है, आप इनको थोड़ा देख लें। पॉलीथीन थैली या प्लास्टिक को जलाने पर जहरीली गैस निकलती है और ये वायुमंडल में जब पहुंचती है तो वायुमंडल को प्रदूषित कर देती है। पॉलीथीन या प्लास्टिक भूमि, जल और वायु तीनों के लिए अभिशाप है। पॉलीथीन की किसके लिए? भूमि के लिए, जल के लिए, वायु के लिए। अगर ये भूमि में रहती है तो मृदा का प्रदूषण होता है, जल में जाती है जल प्रदूषित हो जाता है और वायु में आती है तो वायु प्रदूषित हो जाता है। इसका अर्थ है कि हम न तो इसको भूमि में दबा सकते हैं, न इसको जल में डाल सकते हैं, न वायु में प्रवाहित कर इसको न जला सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका प्रयोग ही बंद कर देना चाहिए, इसका निर्माण ही नहीं हो। और धरती पर इसके गलने में लगभग 400 वर्षों से अधिक, अगर ये पृथ्वी पर पड़ी हुई है तो 400 साल तक ये गलती नहीं है। 400 साल से अधिक समय इसको लगता है। प्लास्टिक का प्रयोग कम करने की दिशा में हमें क्या करना चाहिए? देखिए, पॉलीथीन थैले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सब्जी लेने या अन्य कार्य के लिए बाजार जाते समय कपड़े के थैले का प्रयोग करें। प्लास्टिक के कप में चाय बिल्कुल नहीं ग्रहण, आज ये आम चलन हो गया, लोग प्लास्टिक के कप में चाय ग्रहण करते हैं। घरों में जाते हैं तो मेहमान नवाजी भी प्लास्टिक के गिलासों में होती है। पढ़े लिखे विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा संदेश है कि आपको इस बात का ध्यान रखें कि किसी को भी प्लास्टिक में चाय या दूध कभी भी ऑफर नहीं करें और अधिक से अधिक आप कप का प्रयोग करें। कप है वो आपके कांच का ग्लास हो सकता है, स्टील का ग्लास हो सकता है। यह स्वास्थ्य के लिए अत्यंत खतरनाक है। इसके स्थान पर मिट्टी के कुल्हड़ या गिलास का प्रयोग करना चाहिए। पॉलीथीन के थैले में भरकर कूड़ा या खाद्य पदार्थ कदापि इधर उधर नहीं फेंके। यदि अपरिहार्य परिस्थितिवश पॉलीथीन या प्लास्टिक फेंकना आवश्यक हो तो ऐसे स्थान पर फेंके जहां से रिसाइकिल हेतु उसे एकत्रित किया जा सके। जहां अत्यंत आवश्यक न हो, पानी हेतु प्लास्टिक की बोतल का प्रयोग नहीं हो। जैसे अपन देखते हैं कि पानी की बोतल खरीदते हैं और पानी की बोतल खरीदते हैं, कई बार हम पीते हैं कि ये चिल्ड वाटर है और जब वो जैसे अपने जो ये फ्रीज होते हैं, फ्रीज में जब पानी को रखा जाता है, बोतल को रखा जाता है और उसमें रखे पानी में और बोतल जो प्लास्टिक है उसमें क्रिया होती है जिससे बहुत सारे जो हानिकारक चीजें हैं वो उस पानी में मिल जाती है और वही पानी हम पीते हैं, जिससे क्या है कि हमारे लिए बहुत खतरनाक होता है। तो हमें ये ध्यान रखें कि बोतल का प्रयोग न करें और आजकल तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज की जो बोतल्स आती है उनका प्रयोग करें।
जैसे मिट्टी का, इसके स्थान पर आप विवाह समारोह अन्य पर्वों पर प्लास्टिक प्लेटों का और कप के स्थान पर पत्तल, दोना, मिट्टी के कुल्हड़ इनका प्रयोग करें और इन्हीं को